हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं 10th क्लास का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का दूसरा हिट एमबीबीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बताते हैं। पहला प्रश्न है, पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? क्या इसका महत्व है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाचन होता क्या है और पित्त कहाँ पे उपस्थित होता है। देखिए, आप लोग अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो उसमें मानव पाचन तंत्र के बारे में बड़ा विस्तार से जान पढ़े होंगे। उसी में से एक सिस्टम है, एक भाग है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। पित्ताशय जो होता है वो लीवर में होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पित्ताशय जो है, पित्ताशय पित्त, वो लीवर में उपस्थित है। ठीक है। ठीक इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। पित्त गाढ़ा हरे रंग का, पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है? गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान क्या होता है? जिसका पीएच मान 8.9 होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है भाई मेरे? यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है भाई मेरे? यकृत से स्रावित होता है। अगर कोई पूछेगा कि बताइए पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कि पित्ताशय, पित्त से पित्ताशय, पित्ताशय रस जो होता है, पित्त रस जो होता है, वो पित्ताशय से स्रावित होता है। क्लियर है भाई मेरे? दूसरा पॉइंट है, मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका महत्व क्या है? मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व जो है वो निम्नलिखित है। जैसे पहला पॉइंट है, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? अम्लीय कायम को क्षारीय बना देता है। पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। दूसरा पॉइंट है भाई मेरे, पित्त के लवणों से सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोटोकोलेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पैसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। ये क्या करते हैं कि ये विखंडित करते हैं, जटिल पदार्थों को विखंडित करते हैं और विखंडित करके उसको अवशोषण के लायक बना देते हैं, पैसीकरण करते हैं, पैसीकरण कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाचन तंत्र जो होता है ये इस प्रकार से कहाँ तक जाता है? गुदा द्वार तक जाता है। इसी के बीच हमारा क्या होता है? यकृत होता है। यकृत के अंदर पित्ताशय होता है और पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे? दूसरा प्रश्न आते हैं, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें। आप लोग जानते होंगे कि छोटी आंत अगर आप पढ़े होंगे तो छोटी आंत में दीर्घ रोम किसको कहा जाता है? छोटी आंत के दीवार को क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ रोम को दर्शाया गया है, यहाँ पे दीर्घ रोम को दर्शाया गया है। छोटी आंत के छोटे से भाग को तोड़कर यहाँ पे उसको पूरा फैलाकर आपको बताया गया है कि ऐसे दिखता है दीर्घ रोम। यहाँ तक क्लियर है? दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। दूसरा प्रश्न है, दीर्घ रोम अंगुलिनुमा संरचना होती है। वो अंगुलिनुमा संरचना होती है, अंगुली की जैसा संरचना इसकी होती है, जो कि छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई मेरे? छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत कहाँ होता है? ये अमाशय के बाद में जो अग्नाशय आता है, अग्नाशय के बाद वाली भाग छोटी आंत कहलाती है। ये आहार नाल के भाग है और पाचन तंत्र के भी भाग है। छोटी आंत में पाया जाता है। इसके प्रत्येक कोशिका में लगभग 3000 दीर्घ रोम या बिलाई होते हैं। दीर्घ रोम का दूसरा नाम बिलाई भी होता है। दीर्घ रोम का दूसरा नाम क्या होता है? बिलाई भी होता है, दूसरा नाम बिलाई भी होता है। इसके कार्य को लिखें। अब दीर्घ रोम का कार्य हमारे शरीर में या छोटी आंत में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। दीर्घ रोम के कार्य, पहला पॉइंट है, दीर्घ रोम में रक्त वाहिनियों का जाल फैला होता है। रक्त वाहिनियों का जाल फैला होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि छोटी आंत होता है, छोटी आंत के बीच
या छोटी आंत के दीवार पे ये भाग होते हैं जो रक्त के जैसा पूरा फैले होते हैं और उंगलीनुमा संरचना के जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। पचा हुआ भोजन, दूसरा पॉइंट है, पचा हुआ भोजन दीर्घ रोम के द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिका के द्वारा रक्त में मिल जाते हैं। यानी जो भी भोजन हमारे शरीर में पचता है, पचने के बाद दीर्घ रोम क्या करता है कि वो कोशिकाओं के पास भेज देता है और कोशिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। दीर्घ रोम का यही इसका कार्य है। तीसरा पॉइंट है, अवशोषित भोजन रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण आप लोग जानते होंगे, शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में जाना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। ठीक है। अवशोषित भोजन रक्त परिसंचरण के द्वारा इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। यानी रक्त परिसंचरण के पश्चात क्या होता है, हमारे शरीर में अवशोषित भोज्य पदार्थों का क्या होता है, वितरण होता है। क्या होता है, वितरण होता है। विभिन्न भागों में क्या जाती है, हमारे पोषक तत्व जाते हैं जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी आंत है, अब बड़ी आंत के बाद छोटी आंत है। इसी छोटी आंत के दीवार को हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।